दोस्तों, कैमूर स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए हम लोग अगले क्लास में चलते हैं। क्लास चल रहा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, जिसमें हम लोग क्लास 1, 2, 3 देख चुके हैं। तो अगला क्लास हमारा जो है क्लास 4 होगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहले हम लोग समझते हैं जनरेशन होता क्या है। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। यानी जिस प्रकार से हमारा एक परिवार चलता है, उसी तरह से कंप्यूटर का भी एक परिवार है जो जनरेशन के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये हुआ तात्पर्य कि जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी क्या बदलाव होते गए। जिस तरह से हमारे परिवार में बदलाव होते गया, परदादा दादा, इसके बाद पिताजी, पिताजी के बाद हमसे हमारे बच्चे होंगे और उनसे उनसे बच्चे होंगे। तो इस प्रकार इस जनरेशन को हम लोग समझते हैं कि जनरेशन के माध्यम से कंप्यूटर किस तरह से बदला और किस किस जनरेशन में क्या क्या सामान चेंज किया गया, यानी परिवर्तन लाया गया, और इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जनरेशन का मतलब आप समझ चुके होंगे। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो कंप्यूटर में हुए बदलाव को ही जनरेशन कहा जाता है। ऑन बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज कंप्यूटर इज डिवाइडेड इन जनरेशन, यानी बेसिस यानी आकार के आधार पे जो होता है आपका कंप्यूटर के जनरेशन को डिवाइड किया गया। और इस तरह से आपका फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेकर 1954 तक चला, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। सेकेंड जनरेशन 1955 से लेकर 1964 तक चला, जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया, यानी वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का निर्माण किया गया, यूज किया गया। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड चिप्स, यानी ट्रांजिस्टर की जगह पे क्या किया गया, इंटीग्रेटेड चिप्स यानी आईसी का प्रयोग किया गया। फोर्थ जनरेशन बीएलसी एसआई माइक्रो कॉरपोरेशन द्वारा पीसी यानी सेमीकंडक्टर का को रिप्लेस किया गया। मैग्नेटिक कोर मेमोरी नेटवर्किंग, डॉस, यूनिक्स, विंडोज, एप्पल्स ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। फिफ्थ जनरेशन जो है आपका, फिफ्थ जनरेशन में क्या होता है, अभी जो जनरेशन चल रहा है टिल नाउ, अभी तक जो जनरेशन चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन है। इसमें एआई तक हम लोग पहुंच गए हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हमारा जो है खोज हो चुका है। तो चलिए, कंप्यूटर को छोटा छोटा रूप दे दिया गया और मोबाइल में भी इसका उपयोग किया जाने लगा। तो आगे बढ़ते हम लोग फर्स्ट जनरेशन को बारी बारी से समझते हैं कि जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन क्या है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1946, कहीं 1945 मिलेगा आपको। इतिहास के बारे में हमने बताया है कि इतिहास अलग अलग है। तो इस जनरेशन में ही आपका इनविक, इनवैक, इनवैक, आईबीएम, आईबीएम 650, ये जो कंप्यूटर बने थे ये फर्स्ट जनरेशन का ही देन है। जो कंप्यूटर के इतिहास जो हम लोग देख चुके हैं उसका वीडियो को, अगर यदि आप नहीं देखे हैं तो फिर आप क्लास पीछे जाइए और क्लास 1, 2, 3 लगातार देखते जाइए, आपको कंप्यूटर का पूरा जो है नॉलेज होते जाएगा। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर बना बहुत ही धीमी गति का कंप्यूटर, यानी ये जो पहली कंप्यूटर पीढ़ी का बना था जो जनरेशन का, 1945 कहीं मिलेगा, कहीं 44 मिलेगा, कोई 43 मिलेगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं 1952 तक रहेगा, कहीं 1954 तक रहेगा, कहीं 1955। जैसे जैसे इतिहासकार आए उसी तरह से अपना अपना लिखते गए, उस उन लोगों का वो मत रहा। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो बनकर तैयार हुआ वो काफ़ी विशाल कंप्यूटर, यानी उसको रखने के लिए बहुत सारे स्पेस की ज़रूरत होती थी, जगह की ज़रूरत होती थी। और इन कंप्यूटरों में सीपीयू और मेमोरी मूल घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। ये कंप्यूटर मुख्य रूप से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पंच कार्ड पर निर्भर था, यानी एक कार्ड लगाया जाता था और उस पर ये क्या करता था, काम करता था। इस पीढ़ी कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप का उपयोग आउटपुट और इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता था। मैग्नेटिक टेप लगाया जाता था, आप देखे होंगे कहीं। टेप को समझने के लिए आप चले जाइए, कचहरी में चले जाइए या फिर टाइपिंग मशीन देख लीजिए, उसमें एक टेप लगा होता है, रिबन के टाइप का होता है। और या उस प्रिंटिंग में भी होता है, जो सिस्टम प्रिंट होता है, जो प्रिंटर पाए जाते हैं उसमें भी मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता है। और जब उस पर चोट दिया जाता है, जैसे हथौड़े की तरह चोट दिया जाता है, यानी इसमें जो बटन होते हैं, की होते हैं, उसके चोट दिया जाता है तो वो क्या होते हैं, प्रिंट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पहला कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ। बहुत ही बड़ा कंप्यूटर बना था, उसको रखने के लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत होती थी। काम तो हो गया, कंप्यूटर तो बन गया, स्पेस बहुत चाहिए और इसको बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी पावर चाहिए, और काम करने की क्षमता जो है इसकी बहुत ही स्लो थी, यानी मनुष्य से भी स्लो कम कार्य ये करता था।
तो ये बताइए कि जब हम मनुष्य स्लो कंप्यूटर को बना दिए, तो इस तरह के कंप्यूटर को हम रख कर क्या करेंगे? बहुत बड़ा स्पेस, एक घर चाहिए इसको रखने के लिए, तो ऐसे कंप्यूटर रखने की जरूरत ही क्या है? लेकिन हमारे जो खोजकर्ता हैं, अभी जो खोज किया गया है, जिसको आधुनिक फादर्स ऑफ कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, तो ये लोग थके नहीं, हारे नहीं, और फिर से इस पे क्या किए, रिसर्च किए। तो इसकी विशेषता क्या रही? फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन, यानी पहले जनरेशन की विशेषता क्या रही? स्विचिंग उपकरण में एक वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब के बारे में यदि आपको जानना है, आप जानते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं जानते हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, या फिर आपको मैं वैक्यूम ट्यूब के बारे में बता दूं कि थ्री इडियट मूवी आप देखे होंगे। थ्री इडियट मूवी में डिलीवरी का मैटर आता है। जो एक नायिका होती हैं, वो नायिका की बहन होती हैं, जो उनका डिलीवरी होने वाला रहता था और डॉक्टर की व्यवस्था नहीं रहती है, बिजली खपत कम कट जाती है। उस स्थिति में गाड़ी की बैटरी को निकाल कर इन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से डिलीवरी का को क्या किया, रिजल्ट दिया। यानी डिलीवरी का जो काम है वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से किया गया। यह दिखने में बहुत ही नाजुक, कम विश्वसनीय और बड़ा था। यानी हमने आपको पहले ही बताया कि पहला जनरेशन का कंप्यूटर जो था बहुत ही नाजुक था और बहुत ही बड़ा था, इस पर विश्वास करने लायक नहीं था। फिर इसके बाद हुआ क्या, मूल घटक सीपीयू और मेमोरी का उपयोग किया जाता था, ये तो क्लियर है। क्योंकि सीपीयू जो होता है, सीपीयू इज मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मेन ब्रेन होता है, तो संभावित सी बात है कि कंप्यूटर का मेन ब्रेन सीपीयू ही है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं, उसका उपयोग किया गया प्राइमरी मेमोरी के रूप में, यानी मेमोरी यूनिट का उपयोग किया गया था। चलिए अगला इसका विशेषता है, ये कंप्यूटर मुख्य रूप से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और पंच कार्ड पर निर्भर था। यानी ये जो है पंच कार्ड के बारे में अभी जस्ट हमने बताया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पंच कार्ड के पर आधारित था और बैच सिस्टम इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता था। मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप का उपयोग किया जाता था। आउटपुट और इनपुट डिवाइस का उपयोग होता था। इसमें बहुत सारे एयर कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता था और स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता था। इसकी गति इसकी गति बहुत ही धीमी थी, यानी काम करने की क्षमता जो थी इसकी बहुत ही स्लो थी। मशीनी भाषाओं में प्रोग्राम किया गया था, सिर्फ मशीनी भाषा में प्रयोग प्रोग्राम को इसमें किया गया था, इनपुट किया गया था। आपको बता दें कंप्यूटर जो होता है दो पार्ट से बना हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होता है वे आपका कंप्यूटर का पार्ट्स होता है। सॉफ्टवेयर जो आपको दिखाई देता है, जिस पे आप काम करते हैं, ये बहुत महंगा ही हुआ करता था, यानी भाई बहुत खर्चीला भी होता था और बहुत महंगा भी होता था। तो इस तरह के कंप्यूटर रखने की हमें क्या ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी रखा गया। और फिर इसके बाद सेकेंड जनरेशन, यानी इसमें कुछ बदलाव किया गया, चेंजिंग किया गया। यानी हमेशा इसमें क्या किया गया, चेंजिंग करते गया। चेंजिंग होने से क्या हुआ, चेंजिंग होते गया और होने के बाद आज हम इतने महत्वपूर्ण जगहों पे पहुंचे हैं जहां कुछ भी मुमकिन नहीं है। यानी हम आपको बता दिए कि एआई जो है, एआई में की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नामुमकिन हो, सब कुछ मुमकिन कर दिया। तो अगला है जनरेशन 1959 से लेकर 1965 ईस्वी तक ये जनरेशन चला था, जो सेकेंड जनरेशन के नाम से जाना जाता था। यानी कुछ जनरेशन जो है आपको कहीं 1955 डेट के बारे में, ईस्वी के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कि बुक में जो है कहीं कहीं अलग मिलता है, 1954 मिलेगा, कहीं 1952 मिलेगा। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर अगर एग्जाम लेता है और ऑप्शन देता है तो आपको 1965 देगा या तो फिर 1964 देगा। एक साथ 1965, 62, 63, 64 नहीं दे सकता है। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, जो ऑप्शन 1955 51 के बाद आता है वो ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। चलिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 और CDC 3600, यूनिवैक 1108 का कंप्यूटर बनकर तैयार हुआ। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है आपको ईस्वी बता दिए, 1959 से लेकर 65 तक चला था और इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पे क्या लगाया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। एक कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया जो सस्ते और कम्पैक्ट, कम बिजली की खपत करते थे। किसकी तुलना में, फर्स्ट कंप्यूटर की तुलना में, यानी फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर बनकर तैयार हुई थी उसकी ये बात कर रहा है। उसकी तुलना में ये कम्पैक्ट और कम बिजली खपत करते थे। इसने पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में ट्रांजिस्टर कंप्यूटर को तेज बनाया। ट्रांजिस्टर लगने से क्या हुआ, कंप्यूटर थोड़ा सा गति उसकी है जो वो फास्ट हो गया, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा फास्ट हुआ।
इस पीढ़ी में चुंबकीय कोर प्राथमिक मेमोरी के रूप में उपयोग किए जाते थे और चुंबकीय डिस्क और टेप द्वितीय प्रसारण के रूप में उपयोग किए जाते थे। आउटपुट के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा था, डिस्क वगैरह टेप। इन कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबाल्ट और फोर्टॉन और बैच प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा गया। यानी अब ये कंप्यूटर जो है, उस समय क्या था, मशीनरी लैंग्वेज था। अब इसमें असेंबलिंग का मतलब है कि खुद का बनाया हुआ एक प्रोग्रामिंग जो है उस इसमें डाला गया, जो अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ प्रोग्राम हो, वो उस पे ये कार्य करना शुरुआत कर दिया। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होने लगा। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है, यानी फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन की क्या है इसकी विशेषता, तो आपको पता ही है कि पहला जनरेशन बड़ा होगा तो सेकेंड जनरेशन में छोटा होगा, स्पीड स्लो होगा तो सेकेंड जनरेशन में स्पीड थोड़ा सा फास्ट होगा। बिजली की खपत ज़्यादा लेती थी, अब ये बिजली की खपत कम लेगी। तो यही है, इन कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था जो सस्ते होते थे, कम्पैक्ट और कम बिजली की खपत करता था। ट्रांजिस्टर आप समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो आप जान जाइए कि रेडियो जो चलता है आपका, वो ट्रांजिस्टर के माध्यम से ही चलता है। जैसे बैंड चेंज किया जाता है, वो ट्रांजिस्टर कहा जाता है ना, कि रेडियो जब खराब हो जाता है, बनाने जाते हैं तो कहता है दुकानदार, भैया आपका ट्रांजिस्टर खराब हो गया। टीवी में भी पाया जाता है ट्रांजिस्टर जल गया। तो इस तरह से कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। कम्पैक्ट कम बिजली खपत करता था, यानी कंफर्टेबल हो गया तो थोड़ा सा, लेकिन ये क्या है, कम बिजली खपत करता था। इसने ट्रांजिस्टर कंप्यूटर को पहली पीढ़ी से तेज बनाया। यानी ट्रांजिस्टर लगने से क्या हुआ, पहली पीढ़ी से ये क्या हो गया, तेज हो गया। पहली पीढ़ी की तुलना में छोटा बनाए रखने में आसान हो गया। यानी अब जान जाइए कि पहले कंप्यूटर, पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर बनता, हम आपको बताए थे कि बहुत बड़ा कंप्यूटर बना था, लेकिन ये कंप्यूटर अब जो है उससे छोटा बना, बहुत छोटा नहीं बना, पहले जनरेशन से की तुलना में ये छोटा हो गया और रखने के लिए भी थोड़ा सा स्पेस कम हो गया। इस तरह से हमने देखा कि पहला जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में क्या अंतर हुआ। इसके बाद इसकी स्पीड फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले काफ़ी कम और ड्यूरेबल हो गई। पहली पीढ़ी की तुलना में मजबूत और टिकाऊ हो गया। चुंबकीय को प्राथमिक मेमोरी और चुंबकीय डिस्क और टेप के उपयोग के रूप में उपयोग किया गया। द्वितीय मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता था। कोबाल, फास्ट, फोर्टॉन, कोबाल, ये ऐसी लैंग्वेज जो है असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद आप देख लिए कि किस तरह से तुलना है इसमें। तो आगे हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन। 1964, 1965, कहीं भी 1962 भी मिलेगा, 1973, 1970, 1971। इसमें इस IBM 360 सीरीज, होनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM और TDC, इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग किया गया और इसका यूज किया गया इस तरह के जनरेशन में। आप जान जाइए कि तीसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बनेगा अब सेकेंड जनरेशन के मुकाबले बेटर होगा। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत परिपथों का इस्तेमाल, यानी IC इंटीग्रेटेड चिप्स का प्रयोग किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं, चिप बोलते हैं, उसका प्रयोग किया गया। एकल IC बड़ी संख्या में ट्रांजिस्टर पैक कर सकता है और जिससे कंप्यूटर की शक्ति में वृद्धि और लागत कम हो गई। कंप्यूटर भी अधिक विश्वसनीय, कुशल, आकार में छोटे हो गए। यानी IC लगाने से क्या हो गया, कंप्यूटर थोड़ा सा सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा, ये फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा काफ़ी छोटे हो गए, मतलब कुशल कार्य करने लायक हो गए। इन पीढ़ी के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होने लगा। यानी इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग, अब कोई भी प्रोग्राम इसमें डालकर यूज किया जाने लगा। इसके अलावा इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय, यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग जो है, भाषा है, फोर्ट्रान 2 से लेकर आपको 5 तक, 4 तक, कोबाल, पास्कल, PL1, एल्गोल 68 का उपयोग किया जाने लगा। तो इस तरह का कंप्यूटर आपका बनकर तैयार हो गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप्स का निर्माण किया गया। ट्रांजिस्टर की जगह पे इसका प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग करते थे। फोर्ट्रान लैंग्वेज के बारे में उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषाओं का उपयोग होने लगा। बहुत छोटे आकार का होना, बेहद कम खर्चीले में तैयार हो गया, बहुत कम बिजली खपत और रख रखाव काफ़ी आसान हो गया। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से भी है। तो जो बच्चे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या बेल्ट्रॉन का तैयारी करते हैं, वे बच्चे
इस वीडियो को जरूर देखें और जो देख लिए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने वाले बच्चों को शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहली और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से काफ़ी तेज हो गया, बहुत विश्वसनीय होने हो गया, सभी पीढ़ियों की तुलना में मजबूत और चलने वाला कंप्यूटर हो गया। तो ये यहाँ तक तो हम समझ लिए कि कंप्यूटर कुछ हद तक बढ़िया हो गया, अब इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद फोर्थ जनरेशन यानी चौथा जनरेशन जो चला 1973 से लेकर 1982 तक, कहीं 1971 से 1980 तक, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने आपको पहले ही बता दिया। डेक्स 10 स्टार 1000 PDP-11 क्रे सुपर कंप्यूटर क्रे एक्स मेमपी यानी सुपर कंप्यूटर का उपयोग इस जनरेशन में किया गया, यानी कंप्यूटर बहुत ही छोटा बनाया गया, लैपटॉप के रूप में कंप्यूटर का आकार हो गया। पीढ़ी के कंप्यूटर में बहुत बड़े पैमाने पर एकीकृत ALSI सर्किट का इस्तेमाल किया गया, एक चिप जिसमें लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट तत्व होते हैं। ये VLSI क्या है, इसके बारे में कह रहा है कि एक सर्किट है जिसका इस्तेमाल किया गया, इसमें एक चिप में लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट तत्व होते हैं। इन चिप्स ने इस पीढ़ी के कंप्यूटर को अधिक कम्पैक्ट, शक्तिशाली, मजबूत, तेज और किफ़ायती बना दिया और बहुत ही तेज गति का बना दिया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर वास्तविक समय साझा करने और वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। इस पीढ़ी में C++, डी बेस जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का भी इस्तेमाल किया गया, यानी अब यह कंप्यूटर काफ़ी हद तक कंप्यूटर बहुत अच्छा बनकर तैयार हो गया और अब इसका इस्तेमाल करने में बहुत ही काफ़ी मज़ा आती है। इसके बाद ये कंप्यूटर जो है अब जनरेशन बहुत काफ़ी दिनों तक चलते गया ये जनरेशन, और बहुत ही अच्छा कंप्यूटर बनकर तैयार हो गया और हर जगह, हर कार्यालय में, ऑफिस में, और जहाँ जहाँ कंप्यूटर, आज की डेट में तो हर जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। बिलिंग से लेके शॉपिंग दुकान से लेके हर एक दुकान पे इसका उपयोग किया जाने लगा बिलिंग वगैरह बनाने के लिए। तो इस तरह से आपका फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनकर तैयार हो गया, जो बहुत ही फास्ट गति का कंप्यूटर हुआ। इसके बाद इसकी विशेषता क्या है, फोर्थ जनरेशन की बहुत बड़े पैमाने पर एकीकृत VLSI सर्किट का इस्तेमाल, एक चिप में लाखों ट्रांजिस्टर अन्य सर्किट होते थे। C++ लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल और बहुत ही आकार में छोटा हो गया। गति के मामले में बहुत तेज, बनाए रखने आसान, आप जहाँ चाहे जहाँ ले जा सकते हैं भाई, क्योंकि ये लैपटॉप का रूप धारण कर लिया। बहुत कम लागत में तैयार हुआ, बहुत विश्वसनीय और टिकाऊ हुआ। अत्यधिक भंडारण क्षमता, अब भंडारण क्षमता है बहुत ही अत्यधिक हो गई, जितना हम अपने माइंड में नहीं रखते हैं उससे ज़्यादा हम लोग रखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग इसमें किया गया। माइक्रो प्रोसेसर लगने से क्या हुआ, इसकी गति बहुत ही तेज हो गई। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होता है छोटा सा, जिसका इस्तेमाल किया गया और ये जो है कंप्यूटर बनकर बहुत ही तेज गति का कंप्यूटर बनकर तैयार हो गया। और यही कंप्यूटर जो है अगले कंप्यूटर में इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग किया गया और जिसको 5th जनरेशन के नाम से जानते हैं। 1980 से लेकर 82, 80, 81 टू टिल डेट, यानी अभी तक जो डेट चल रहा है हमारा 5 जनरेशन का कंप्यूटर, अब 6 जनरेशन भी हो गया है, यानी अभी कंप्यूटर जो है 11, 12th जनरेशन तक चला गया है। तो इस तरह से जनरेशन जो है, अब 12th जनरेशन तक जाने का मतलब ये हुआ कि एक ही जनरेशन में अब चलेगा और उसी में क्या हो गया, बदलाव होते जाएगा। तो इस जनरेशन में क्या हुआ, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक का प्रयोग किया गया। अब ये जनरेशन बढ़ते जाएगा, इसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोमो बुक, छोटा छोटा कंप्यूटर टाइप का बनाया गया। अब ये जो जनरेशन, अब जाइएगा लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए तो पूछिएगा कि भैया कौन जनरेशन का कंप्यूटर आपको चाहिए, तो आपको 12 जनरेशन तक कंप्यूटर आपको अवेलेबल हो गया है। वीडियो जब तक हम आपको पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, तो 12th जनरेशन का आपको लैपटॉप मिलेगा। काफ़ी थोड़ा सा खर्चीला होगा, महंगा होगा और कुछ नहीं, और तेज गति का कंप्यूटर होगा और उस पर हर एक चीज़ किया जा सकता है। तो इस जनरेशन में क्या हुआ, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में VLI तकनीक को ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में बदल दिया गया। इसने 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक घटकों के साथ माइक्रो प्रोसेसर चिप का उत्पादन संभव किया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में समांतर प्रोसेसिंग, हार्डवेयर और AI, आपको हमने बताया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होने लगा।
अरे वाह, क्या बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी समझते हैं ना? अगर नहीं समझते तो समझ लीजिए भाई कि हर चीज कर लेता है। आपको पता है आपके मोबाइल पे एक कॉल आता है, कॉल आप जो ही आप वीडियो कॉल उठाते हैं तो आपका स्क्रीन, आपका वीडियो जो फोटो है, सिर्फ आपका फोटो लेकर आपके फोटो के साथ इतना छेड़छाड़ किया जाता है कि फोटो को छेड़छाड़ करने के बाद उस फोटो का गलत गलत इस्तेमाल और उसका वीडियो भी बनाया जा रहा है आज की डेट में एआई की दुनिया में। और आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपको कहा जाता है कि आप पैसा दीजिए अन्यथा आपका वीडियो जो है वो शेयर कर देंगे, जबकि आप उस तरह के हैं भी नहीं, उस तरह के इंसान हैं भी नहीं। फिर भी तो ये सब किसका देन है? एआई का, इंटेलिजेंस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देन है। और आप सभी अभिभावकों से अनुरोध है, और जितने भी अभिभावक और छात्र हैं और जो भी गार्जियन हैं उन सभी से अनुरोध है कि अपने फैमिली का फोटो या वीडियो कुछ भी हो वो कभी भी आप क्या बोलते हैं शेयर नहीं करें कहीं भी। सभी सोशल मीडिया से आप क्या करें, अपने फैमिली को दूर रखें, क्योंकि एआई की दुनिया में कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो इससे बचें। तो इस पीढ़ी का कंप्यूटर का देन है कि कुछ भी हो सकता है भाई, इसलिए सावधान रहें। इसकी विशेषता यही है कि वीएलएसआई तकनीक को वीएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से बदल दिया गया। एआई यानी माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का प्रयोग इस जनरेशन के कंप्यूटर, पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर और एआई आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होने लगा। इस पीढ़ी में प्रयुक्त होने वाली प्रोग्रामिंग सी, जावा, नेट, डॉट नेट आदि थी, और बहुत सारे कंप्यूटर इस तरह से बनकर तैयार हुआ। तो ये आपने देखा कि कंप्यूटर किस तरह से बना, कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया गया, और आज हम किस जनरेशन से चल रहे हैं। तो पांचवी पीढ़ी का जनरेशन जो एआई है उसी में संशोधन करते हुए आपका लैपटॉप जो बनाया जा रहा है, जनरेशन चेंज कर करके बनाया जा रहा है। और आज का जो जनरेशन है 12 जनरेशन तक चला गया है, और आगे भी इस तरह से बदलाव कुछ ना कुछ होते जाएगा और बदलते जाएगा। तो अभी तक हमने कंप्यूटर के जनरेशन को जाना। डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में और कंप्यूटर में क्या अंतर है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये कंप्यूटर और कैलकुलेटर के बीच सबको पता है कि कैलकुलेटर और कंप्यूटर क्या 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 कर सकता है। कंप्यूटर और कैलकुलेटर के बीच में मुख्य अंतर यह है कि कंप्यूटर अंकगणित और तार्किक दोनों तरह का कार्य करता है। आपको पता है कि कंप्यूटर पे हम क्या कर सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, मैटर भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, लेटर भी लिख सकते हैं, और गणितीय कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटर क्या कर सकता है? नहीं। सामान्य उद्देश्य वाला उपकरण है यह, और कैलकुलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग केवल अंक गणितीय संचालन के लिए किया जाता है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, इस डायग्राम के बारे में हमने आपको बताया था। तो अगला हम लोग क्लास करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के लिए। तो आपने वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट देख लीजिए, पूरा वीडियो आप देखें। जो बच्चे एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं वो तो ज़रूर देखें, और जो कंप्यूटर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, वो भी इस वीडियो को देखें। कंप्यूटर के बारे में, आप टेक्नोलॉजी के बारे में आगे बढ़ें, और आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। अगले हम लोग फिर क्लास में मिलते हैं। क्लास नेक्स्ट आपका चलेगा टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तब तक के लिए